हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि फाइनली एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के पहले शिफ्ट की शुरुआत कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग पेपर से पहले एक मॉडल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे आएंगे जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग से, वैसे ही प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर को हल करने जा रहे हैं। यदि आप सभी का पेपर आज होने वाला है या आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं, तो इस क्लास के जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग क्वेश्चन देख लीजिए। आप सभी को पूरी तरीके से मालूम हो जाएगा कि आपके आने वाले शिफ्टों में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का यह मॉडल पेपर होने जा रहे हैं। कम ही क्वेश्चन होगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 55 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट ये रखकर चलिएगा कम से कम 35 से 33 सवाल इस क्लास में सही करें। हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में जैसे प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर याद रखिए केवल 1 ही घंटे का होगा। इसी 1 घंटे में 20 सवाल आपको जीके मिलेंगे हल करने के लिए। जीके के अलावा करंट अफेयर के भी सवाल पूछे आएंगे। 20 सवाल हिंदी के रहने वाले हैं, 20 सवाल मैथ के रहने वाले हैं और 20 सवाल रीजनिंग के रहने वाले हैं। 80 सवालों का आपका पूरा पेपर होगा। एक सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा। 160 नंबर का पूरा पेपर होगा और एक सवाल पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 0.25 का। तो 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तब जाकर आप सभी का 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जब आप परीक्षा हॉल में कंप्यूटर के सामने बैठे तो सबसे पहले आप हिंदी के प्रश्नों को टैकल करें। सबसे पहले हिंदी के प्रश्न को टच करिएगा। आगे बढ़ाकर कंप्यूटर पे ऑप्शन दिया रहेगा, जो भी आपको सेक्शन करना होगा सबसे पहले वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने माउस से, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार में आप जीके पर जाइएगा, तीसरी बार आप रीजनिंग पे जाइएगा, लास्ट में आप मैथ पे जाइएगा। इससे एक बड़ी फायदा होगा कि मैथ में कोई भी क्वेश्चन, मान के चलिए भगवान न करे कि आप सभी को सारा क्वेश्चन आए, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, तो उस पर आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आपको ऐसा काम नहीं करना है दोस्त मेरे। सबसे पहले हिंदी को टैकल करिएगा, फिर उसका जीके पर जाएगा, तीसरे पे रीजनिंग पे जाएगा, चौथे पे आप लोग मैथ पे जाएगा। इस तरह आप पूरे पेपर को हल करेंगे। तो साथियों, इस क्लास में जैसे जैसे आपको टैकल करना वैसे वैसे प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पेपर को हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात, आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि आज के बाद से तो हमें पूरी तरीके से मालूम हो जाएगा कि आने वाले शिफ्टों में कैसे कैसे चारों सब्जेक्ट में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमें पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। तो आप लोग एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के बाद किस राजवंश का शासन आया? मौर्य साम्राज्य के बाद किस राजवंश का शासन आया था? तो मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग राजवंश का शासन आया था। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने की थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये सोवियत संघ से प्रेरित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नुकसान क्या है? हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नुकसान क्या है? तो जैव विविधता का नुकसान है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, एक राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य विधानसभा की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, पश्चिम जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार है? पश्चिम जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार है? तो भूमध्य सागरीय से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, ओली जिरांग एक क्षत्रिय नृत्यांगना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
ओली जेरांग एक सत्रिया नृत्यांगना है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले यदि साथियों आप सभी का एग्जाम आज होने वाला है या आने वाले किसी भी डेट में होने वाले हैं, तो भाई ये पेपर में छपने वाले प्रश्न आपको अभी पढ़ना है। बार बार जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्न आप सभी को इस पीडीएफ में मिलने वाले, बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा। ठीक है, इसमें आप सभी को पूरा जीके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन, हिंदी के सारे क्वेश्चन, मैथ के सारे क्वेश्चन, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे। एक तरह का वायरल पेपर क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा। तो साथों नीचे ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आपको मंगा लेना है। आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जल्दी करिए भाई, समय नहीं है। इस नंबर मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए। यदि आपकी तैयारी हो चुकी है या बिल्कुल भी नहीं है, तो इस पीडीएफ सब कुछ अच्छी तरीके से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो 1982 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने शुरू की? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने शुरू की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कब किया था? 8 अप्रैल 2015 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। बोहाग बिहू जिसे और कौन सा बिहू भी कहा जाता है? आनंद का त्यौहार है और असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, जो कि आनंद का त्यौहार है और असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का ये प्रतीक भी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। रोलिंग प्लान कब अपनाया गया था? रोलिंग प्लान को कब अपना लिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। टी बाला सरस्वती जिन्हें संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, वो एक कौन सी नृत्यांगना थी? टी बाला सरस्वती जिन्हें संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, तो वो एक कौन नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य के अनुसार 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प अधिनियमित किया गया था, जो कि कौन से पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य करता है? तो साथियों आपको याद होगा 1956 का कौन सा पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए एक ऋण कवर कितने रुपए तक है? बताएंगे आप लोग। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण कवर कितने रुपए तक है? तो पूरे 50,000 रुपये तक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो साथियों स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो तमिलनाडु राज्य में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो साथियों भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब किया था? किस वर्ष में? 1951 में, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। महाजनपद काल के दौरान राज्य द्वारा सामान्यतः फसल का कितना भाग कर के रूप में एकत्र किया जाता था? महाजनपद काल के दौरान राज्य द्वारा सामान्यतः फसल का कितना भाग कर के रूप में एकत्र किया जाता था? तो 1/6वां भाग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। राजा उत्सव के दौरान नारित्व का जश्न मनाया जाता है, यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? राजा उत्सव के दौरान नारित्व का जश्न मनाया जाता है, तो यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। तो साथियों देखिए जीके का 20 सॉल्व कंप्लीट हो गया भाई। अब हम लोग हिंदी के टॉप लेवल के सॉल्व को डिस्कस करेंगे। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस वाक्य में कहाँ शुद्धि है? इसमें तो वचन प्रयोग त्रुटि भाई। मैं आपका कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो आपके होना चाहिए, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या है भाई? अशुद्ध है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। नदी का पर्याय निम्न में से क्या है? नदी का पर्याय कौन सा है? तो तटनी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों हम जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और आप सभी प्रश्नों को उत्तर भी तैयार करते हुए साथ में बढ़ेंगे। पानी वानी किस प्रकार के युग्म रूप के अंतर्गत आएंगे? पानी वानी आप जानते हैं, पानी वानी लाओ ना, कहते हैं ना, ये सार्थक निरर्थक रूप में है ये। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। छाती पर मूंग दलना, मुहारे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? कितनी बार ये सवाल हमने कराया है? छाती पर मूंग दलना यानी कष्ट पहुंचाना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो साथियों किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? यह फूल आम का है, ये फूल आम है, ये फूल आम है, का है नहीं, ये फूल आम नहीं, ये फूल आम है, ये ठीक है भाई, गलत है, ये हमने सही कर दिया। यह मेरा पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक होना चाहिए, तो ये भी गलत था। गया था मैं कानपुर, भाई मैं कानपुर गया था ना, ये भी गलत है। मैंने कहानी पढ़ी है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे पुस्तक है, पुस्तक एक स्त्रीलिंग है, मेरा एक क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है तो याद रखिए मेरी पुस्तक है। छोटी छोटी बात भी आप ध्यान रखिएगा पेपर में बैठते हुए। भारत को संधि प्रस्ताव आग्रह रहा, तो रेखांकित पद का विलोम कौन सा होगा? संधि का विलोम शब्द बताइए आप लोग। तो संधि का विग्रह, संधि विग्रह होता है ना, तो संधि का उल्टा क्या होता है? विग्रह होता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। लंबे पेट वाला, लंबे पेट वाला यानी लंबोदर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? अधिकांश धन व्यर्थ गया, अधिकांश धन व्यर्थ गया, तो इसमें किस खंड में अशुद्धि है? वर्तनी प्रयोग त्रुटि। अधिकांश भाई कैसे लिखा जाता है? अधिकांश तो गुरु हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें डी ऑप्शन क्या भाई? इस खंड में अशुद्धि, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29। मुमुक्षु शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा? मुमुक्षु के लिए सही शब्द है तो मोक्ष की इच्छा करने वाला, इसके लिए मुमुक्षु बोलेंगे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। छिड़ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। छिड़ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, तो पुष्ट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निबंध लेखक पाठक का विषय से परिचय कराता है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। यानी निबंध लेखक पाठक का प्रस्तावना में विषय से परिचय कराता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो राज्ञी होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33। यदि कनिष्ठ ज्येष्ठ है उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म है? यदि कनिष्ठ ज्येष्ठ है तो उसी प्रकार कौन एक सही युग्म है? तो अनुकूल प्रतिकूल, ये सही है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? हाल में ही हुआ बच्चा, हाल में ही हुआ बच्चा उसको क्या बोलेंगे? तो नवजात, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो तो उसे क्या बोलेंगे? अद्वितीय, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? एक और एक, 12 होना, 10 होना, 2 होना कि 11 होना? एक और एक 12 होना,
कि 11 होना, 11 होना, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। एक और 11, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्त मेरे दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनना है, तो कौन सा होगा? उत्थान का तो पतन होता है भाई, डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, उद्धव शब्द का विलोम पहचानिए। तो दोस्त मेरे उद्धव शब्द का विलोम क्या होगा? तो उद्धव का विलोम पराभव होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है? आ, एक दीर्घ स्वर है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो साथियों अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से यह एक अंतस्थ व्यंजन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। तो साथियों आप देखिए, हम लोग रीजनिंग और मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्त मेरे रीजनिंग और मैथ के जितने भी क्वेश्चन करा देंगे, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, बस आप सभी को देख लेना है। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 310, 320, 331, 343, 356 क्वेश्चन मार्क। तो हम केवल 3 को छोड़कर 10 लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं, 31 लिख लेते हैं, 43 लिख लेते हैं, 56 लिख लेते हैं। 10 से 20 प्लस 10, 20 से 31 प्लस 11, 31 से 43 प्लस 12, 43 56 प्लस 13। तो इसमें देखिए 10 11 12 13 यानी कि 14 हमें करना पड़ेगा। 56 में 14 जोड़ेंगे 70, यानी कितना होगा? 370 हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित समीकरण में यदि गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा? हर शिफ्ट में 2 सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसे आप सीख लीजिए। देखिए सवाल में आप सभी गुणा की जगह भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है, प्लस की जगह माइनस रखना है। तो देखिए समीकरण को ध्यान से देखिए, 72 प्लस है तो प्लस की जगह माइनस रखना है, तो प्लस की जगह हमने माइनस रख दिया 5, 5 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह प्लस, 42, 42 के बाद देखिए गुणा है तो भाग रख दीजिए, 7, 7 के बाद देखिए भाग है तो गुणा रख दीजिए। ये समीकरण बनके तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्ड में स्कीम लगा दीजिए, 72 माइनस 5 प्लस 7 का भाग 42 में देंगे तो 6 बार में, गुणा 1, 72 माइनस 5 प्लस 6 गुणा 1 6, यानी प्लस 6 ये प्लस 72 कितना हो जाएगा? प्लस 78, प्लस 78 में से माइनस 5 कर देंगे तो माइनस आपका टोटल 73 आएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा? दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 719, 729, 739 क्वेश्चन मार्क, 759, 769। तो दोस्त मेरे देखिए इसमें भी हम लोग केवल 19 को ले लेते हैं, 29 को ले लेते हैं, 39 को। देखिए 29 19 10 29, 29 10 39, 39 10 49, 49 10 59, 59 10 69। देखिए 59 69 दिया, यानी कि बीच में 49 प्रश्नवाचक चिन्ह के, यानी 749 आएगा भाई, यानी सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 का लगा था। क्लियर? यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है दोस्त मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में डी एस बी क्यू सी ए को 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, यस जे टी बी को 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी की भाषा में यक्स टी पी एल आई के ई ए ई का कूट क्या होगा? तो दोस्त मेरे देखिए इसमें लॉजिक डी एस बी क्यू सी ए, इसको तो केवल 4 कोड किया है। इसमें देखिए टोटल जब इतना हो और नंबर सबसे कम है तो अक्षर को गिन लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, तो 6 में से -4 को घटाइए 2 हो जाएगा, यानी दोस्त मेरे 6 में से -2 घटाइए 4 होगा, यानी कि जितना अक्षर है उसमें से -2 कर रहा है, यानी अक्षरों की कुल संख्या -2 बराबर आंसर है ना। अब देखिए दूसरा देखिए यस जे टी बी, इसका कोड 2 लिखा है, इसमें टोटल देखिए 4 अक्षर हैं, 4 में से 2 घटाइए देखिए 2 बन जाएगा। उसी प्रकार हमसे पूछा किसका? यक्स टी पी एल आई के ए ई, इसमें टोटल अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं,
तो 8 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। यही कर रहा था ना भाई, अक्षरों की कुल संख्या में से -2 बराबर आंसर। तो 8 अक्षर है इसमें, -2 कर दिया तो हमारा 6 आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। यदि शब्द ग्लोरीफाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यानी जो ये ग्लोरीफाई दिया है GLORIFY, तो साथियों जब भी इस तरह का सवाल है तो आप सभी को क्या काम करना है, जैसे ABCDEFGH ऐसे आप क्रम वाइज तैयार करते हैं ना मूल में, तो उसी तरह आपको ग्लोरीफाई के अक्षरों का इस्तेमाल करना है जो सबसे छोटा से बड़ा तक जाएगा। यानी ABCD, इसमें देखिए ABCDEF दिया है तो पहले F आ जाएगा, F के बाद देखिए G भी दिया है, G के बाद H आता है, नहीं दिया है, I है तो I आ जाएगा, IJ की L है, MNO है, OR भी है और लास्ट में Y है। तो देखिए G से F बदल गया, L से G बदल गया, O से I हो गया, R से L हो गया, I से हो गया, F से R हो गया। यानी केवल Y अपने सेम पोजीशन पे है। यानी कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे तो केवल एक अक्षर का। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ADGI BFGM से संबंधित है, उसी प्रकार EHLN FJOR संबंधित है। तो समांतर का अनुसरण करते हुए GKPQ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके पेपर में जरूर ये 2 सवाल SSC GD में पूछा जाएगा, SSC पूछेगी आप सभी से। क्यों? क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग वाला सवाल होता है। कैसे? जब देखिए ये 2 का रिलेशन दे तो आप सभी को केवल एक का रिलेशन पता करना है, केवल एक का रिलेशन, उसके बाद जो पूछा उस पर चले जाना है। यहां से आप सभी का टाइम बच होता है क्योंकि आपका पेपर 1 ही घंटे का होने वाला भाई, तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। जैसे ADGI, तो ADGI है तो इसका कोड BFJM है। तो देखिए A1 होता है, B2 तो इसमें +1 कर दिया, D4 F6 तो +2 इसमें कर दिया, G7 J10 तो +3 इसमें कर दिया, I9 M13 तो +4 इसमें कर दिया। लॉजिक देखिए +1 +2 +3 +4 का। तो पूछा किसका है, GKPQ तो +1 +2 +3 +4 यही कहना। G7 7 1 8 8 पे H, K 11 11 2 13 13 पे कौन आता है, M आता है। P कितना होता है 16 16 3 19 19 पे यस आता है। Q होता है 17 17 4 21 21 पे U आता है। तो HMSU देखिए HMSU ऑप्शन आ गया। सभी को समझ में आया मेरे दोस्त, यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। एक निश्चित कुट भाषा में NFTBZ को 20 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, ZOQ को 12 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में GZFESITY का कुट क्या होगा। तो दोस्त मेरे देखिए NFTBZ इसका कोड 20 लिखा है। तो देखिए भाई जब ये केवल 20 है और हम यदि हर एक अक्षर का कोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर होगा। तो आप ऐसा काम करिए ना, इसमें टोटल अक्षर को गिनिए, 1 2 3 4 5 अक्षर 5 है तो 5 से हम क्या करेंगे 20 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी अक्षरों की कुल संख्या में 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है भाई। दूसरा भी देखिए उसी प्रकार ZOQ है, इसका कोड कितना है 12 है। तो इसमें देखिए 3 अक्षर हैं तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिए 12 हो जाएगा। यानी अक्षरों की कुल संख्या में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो पूछा किसका भाई, GZFESITY कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कुल अक्षरों की संख्या में मल्टीप्लाई 4 यानी 32। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। एक निश्चित तरीके से KB23 SK50 से संबंधित है, उसी प्रकार BP12 JY39 से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए MH31 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये भी सवाल आपके पेपर में दे सकते हैं भाई। जैसे अक्षर और नंबर साथ में है, KB23 इसका रिलेशन है SK50। जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप सभी को नंबर को हल करना है। देखिए 23 से 50 यानी इसमें +27 हुआ है। अब उसके बाद आप अक्षर को हल करिए।
11 के होता है, यस 19 होता है, बी 2 होता है, के 11 होता है। 11 से 19 तो इसमें रिलेशन +8 का लगा है, 2 से 11 तो इसमें +9 का, तो इसमें रिलेशन देखिए +8 +9 +27 का लगा है ना मेरे दोस्त। तो इसी प्रकार हम दूसरे का भी चेक कर लें, चेक करें। देखिए जैसे इसमें रिलेशन +8 +9 नंबर +27, देखिए यहाँ पे 12 है और 39 है, 12 में 27 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। बी देखिए यहाँ पे 2 होता है, जे 10 होता है, तो इसमें +8 का लगा है, ठीक है। पी होता है 16, वाई होता है 25, 16 9 25, यानी सेम रिलेशन है, +8 +9 और +27। यही रिलेशन हमें इस प्रश्न में लगाना है जो हमसे पूछा है, MH31। तो दोस्त मेरे इसमें तो +27 कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 1 8 3 2 5, तो इसमें +8 करना है पहले अक्षर में, दूसरे में +9 करना है। यम 13 होता है, 13 8 21, 21 पे यू होता है, यच 8 होता है, 9 8 17, 17 पे कौन होता है क्यों होता है, यानी यू क्यों 58, यू क्यों 58, यानी पहला ऑप्शन। आप सभी को समझ में आया मेरे दोस्त, किसी प्रकार के यहाँ तक आप सभी को दिक्कत, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा, DDI BBD ZZY XXT। तो दोस्त मेरे यदि हम लोग दो दो अक्षर का केवल देखिए भाई, DD है, BB है, ZZ है, XX है, तो हम क्यों भाई हम, और प्रश्न में देखिए BB, यदि हम पहले अक्षर का या दूसरे अक्षर के रिलेशन निकालेंगे हमारा तो भी आएगा ना भाई, क्यों ना साथ ही हम लोग केवल लास्ट अक्षर का रिलेशन निकाले। तो इस पे भी आपको अपने रियल पेपर में ध्यान देना है, ठीक है मेरे दोस्त। जस्ट देखिए हम केवल लास्ट अक्षर का रिलेशन निकालेंगे, ID से Y से T, I होता 9, D होता 4, Y होता 25, T होता 20। अब इसे आप हल करके जरा बताइए तो दोस्त मेरे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए भाई, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं भाई। 9 से 4 यानी इसमें -5 हुआ है, तो दोस्त मेरे ऐसा काम करिए ना, जैसे कि आप जानते हैं ना, ये होता है आपका 1 होता है, जेड के बाद 26, 27 पे होता है, 28 पे बी होता है, 29 पे सी होता है, 30 पे डी, 31 पे ई, 32 पे एफ, 33 पे जी, 34 पे एच, 35 पे आई, तो इसको 35 करिए, ठीक है। और इसमें मेरे दोस्त डी कितना होता है, 30 पे डी होता है, तो 30 इसको करिए, वाई 25 टी 20। अब देखिए 35 से 30 -5, 30 से 25 -5, 25 से 20 -5, 20 में से -5 कर देंगे तो 15। अब देखिए आपका आंसर आएगा कितना होता है, 15 पे ओ होता है, यानी लास्ट में देखिए ओ कौन सा, सी ऑप्शन में। क्लियर मेरे दोस्त, तो ऐसा आप सवाल को हल करेंगे भाई, ध्यान रखिएगा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक भी आपको लगाना है मेरे दोस्त। यदि आप लोग जब पहले अक्षर का या दूसरे अक्षर का कोड करके रिलेशन निकालते तो आपका डबल भी आता, तो कोई मतलब होता नहीं, मतलब होता है। तो इससे लास्ट का अक्षर हम निकाला तो केवल लास्ट के अक्षर से हमें आंसर मिल गया भाई, लास्ट में ओ है केवल सी ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। समझ में आया आप सभी को, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को चेक करिए। अब ये सवाल भी आपके पेपर में जरूर आएगा भाई। EFGH JK और L एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। जैसे एक वृत्ताकार मेज है, ऐसे कितने लोग बैठे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए, ठीक है। अब देखें एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। के दाईं ओर से गिनने पर के और जे के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो दोस्त मेरे के को हम यहाँ बैठा लिए, ठीक है। के दाईं ओर गिने जाने पर के और जे के बीच 2 व्यक्ति, तो जे को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथी के और जे के बीच में 2 आएंगे, वो भी के दाईं ओर गिनने पर, ठीक है। पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा का लाइन देखिए, यफ के दाईं ओर से गिनने पर यच और यफ के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं भाई। तो दोस्त मेरे यफ के दाईं ओर से गिनने पर, तो हम ऐसा काम करते हैं, यफ को यहां बैठा लेते हैं ना। यफ के दाईं ओर गिने जाने पर यच और यफ के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, यानी मेरे दोस्त 3 लोग आने का मतलब है कि यच कहां पर आएगा भाई, यच यहां पर आना चाहिए, तभी तो शायद देखिए यफ के दाईं गिनने पर 3 आएंगे, 1 2 एक ऑलरेडी जे बैठा तो 3 लोग हो जाएंगे भाई। दूसरा का लाइन क्लियर हुआ। तीसरा का लाइन देखिए, जे जो है यफ के ठीक दाईं ओर बैठा है मेरे दोस्त,
सवाल देखिए पूरा हो गया भाई। एफ के ठीक दाईं ओर जे बैठा है, देखिए एफ यहाँ बैठा है, इसके जस्ट राइट साइड में जे बैठा है, देख लीजिए आप लोग, ये भी लाइन पूरा क्लियर हो गया। फिर उसका देखिए जी जो है वो यल के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो दोस्त मेरे जी जो है वो यल के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यल को यहाँ बैठा लीजिए, जी को यहाँ बैठा दीजिए, पूरे लोग बैठ गए। अभी एक और अक्षर बैठा, कौन नहीं बैठा भाई, तो यहाँ पर के यहाँ बैठ गया, तो कौन कौन नहीं बैठे अभी भाई, एफ ई नहीं बैठा क्या अभी कहीं तक, ई कहीं नहीं बैठा, तो ई को यहाँ बैठा दीजिए। देखिए अंतिम लाइन में क्या बोला है भाई, सवाल हमसे पूछा है ई के दाईं ओर से चौथा स्थान, लास्ट में जो हमने बैठा ई को, इसी के राइट साइड में चौथा स्थान कौन बैठा है, ई के राइट साइड में पहले स्थान पे एफ बैठा है, दूसरे के पे जे बैठा है, तीसरे के पे यल बैठा है, चौथे पे जी बैठा है भाई, यानी ई के दाईं ओर से चौथे स्थान पे कौन है, जी है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 198 और 9 है, यदि उनमें से एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ दिया है 198 गुणा एचसीएफ 9, एक संख्या 99 दिया है, दूसरी संख्या पूछ दिया है, दूसरी संख्या निकालेंगे तो 198 गुणे 9 अपान में 99, 9 एक कम 9, 11 99, अब 11 का भाग 198 दीजिए कितना आएगा, 11 कम 11, 19 में से 11 8 88, यानी 11 88 ने 18 आएगा, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 18 होगी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, भाई ये 2025 के हर शिफ्ट में सवाल आया था, यदि x का 4% 36 है तो x का मान किसके बराबर है। देखिए सवाल को ऐसा हल करेंगे, x का मतलब बुरा होता है 4%, यानी 4/100 बराबर 36, जब ये बराबर रहता है ना तो इसको आप काट सकते हैं, 4 एक कम 4, 4 9 36, तो x का वैल्यू अब 100 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, यानी x का मान कितना होगा 900 के बराबर होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, 18 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्त मेरे पहली संख्या 18 दिया है, दूसरी संख्या 30 दिया है, तीसरी तृतीयानुपाती पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है तृतीयानुपाती निकालने के लिए, c बराबर b स्क्वायर अपन में a, तो b स्क्वायर इसमें कितना है, दूसरी संख्या b यानी 30 है, तो 30 का स्क्वायर, a कितना है 18, यानी 18 यहाँ पे कर दीजिए भाई, तो 30 का स्क्वायर 900 बट्टे में 18, 18 पच्चे 90, 50 होगा, यानी तृतीयानुपाती 50 होगा, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल पे आप सभी को किसी प्रकार का डाउट सभी बताएंगे, बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो साथियों एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको 15 सेंटीमीटर दिया, 24 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है जब डायगोनल दिया रहता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ D1 कितना दिया है 15 दिया है, D2 कितना दिया है 24 दिया है, 2 एक कम 2, 12 दूना 24, 15 गुणा 12 कितना होगा, 15 धाम 150, 15 दूना 30, यानी 180 सेंटीमीटर होगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो सी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए भाई लास्ट सवाल आज के इस पेपर से ठीक पहले हम लोग इस पेपर का हल करते हैं। देखिए 7 व्यक्ति हैं भाई, काफ़ी व्यक्ति हैं, AB, LM, NS और T, एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे। ये सवाल हम तो हर क्लास में करते हैं ना, और इस क्लास में भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बैठे हैं एक पंक्ति में, उत्तर की तरफ देख रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ सब देख रहे हैं। तो आप देखिए एक एक लाइन को करिए, एक एक लाइन को कंप्लीट करिए, पढ़िए। देखिए T और M के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्त मेरे T और M के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, अभी इसको हल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। N के दाईं ओर केवल L बैठा, अब देखिए यहीं शुरुआत हम कर देंगे, क्योंकि
यन के दाईं ओर केवल यल ही बैठा और कोई बैठा नहीं, यानी हम यन को यहाँ बैठाकर इसके दाईं ओर केवल यल को बैठा देते हैं भाई। सवाल देखिए यही शुरुआत हो गया। जब ये वाला सवाल है ना तो आपको वो यूनिक लाइन लेना है कि उसके बाद कोई आएगा ही ना। जैसे कि इसमें देखिए सवाल बोला है ना कि यन के दाईं ओर केवल यल बैठा है और कोई बैठा नहीं है, तो यहीं से हम शुरुआत किए ना, यन के दाईं ओर यल बैठा, इधर दाईं हो गया इधर बाईं हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यम और यन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्त मेरे यम और यन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे, यन तो ऑलरेडी यहाँ बैठ गया है, तो यम को यहाँ बैठाएंगे तभी तो यम और यन के बीच में केवल एक लोग आएगा। ये भी लाइन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर देखिए दोस्त अभी जो हमने पहला लाइन को छोड़ा था उसको पढ़िए, टी और यम के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई अब टी को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी देखिए टी और यम के बीच दो लोग आएंगे। क्लियर, ये भी लाइन पूरा हो गया। फिर देखिए बी जो है ना वो यस के दाईं ओर किसी स्थान बैठा है, यस के दाईं ओर किसी स्थान पे बी बैठा है, तो भाई यस के दाईं ओर पे बी को कहीं बैठा दी, लेकिन ए के बाईं ओर किसी स्थान पे, तो ए को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल पूरा हो गया। अंतिम लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा है, ए और यस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो साथियों ए और यस के बीच में कितने व्यक्ति, दो लोग, एक बी बैठा है एक यम बैठा है, यानी इस सवाल का भाई साहब दो लोग बैठे हैं भाई, डी वाला ऑप्शन दिया होगा। तो देख लीजिए भाई यही सवाल था आपका, दो लोग बैठे हैं, एक बी बैठा है एक यम बैठा है, यस और ए के बीच में या ए और यस के बीच में, दो जो भी आप कह लें, ठीक है मेरे दोस्त। तो साथियों ये फाइनली पूरा 55 सवाल आप सभी के पहले शिफ्ट की शुरुआत से पहले कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए साथियों आप सभी की तैयारी कैसी है, सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आप सभी किसी भी प्रकार का डाउट है तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ओके। और आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ओके। तो चलिए दोस्त मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।